गुड आफ्टरनून बच्चों। लंच कर लिया ना सभी ने? कैमरे का व्यू सही सेट नहीं हुआ क्या? नहीं सेट हुआ? अभी कुछ लिखा ही नहीं, उससे पहले ही सेट नहीं हुआ। सेट है बेटा, ऐसा ही है। हमने बात की थी मॉर्निंग में जाइलम ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में। फ्लोएम और फ्लोएम से क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे? फ्लोएम है, उसके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फूड है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, तो हम बोलेंगे किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके साथ में बच्चे वाटर है वो भी ट्रांसलोकेट होता है, और कुछ अमाइनो एसिड्स हैं वो अमाइनो एसिड्स भी ट्रांसलोकेट होते हैं फ्लोएम के थ्रू, एंड बच्चे हॉर्मोन्स भी ट्रांसलोकेट होते हैं। लेकिन अगर हम मेनली बात करेंगे तो फूड एंड वाटर, मेनली क्या रहेगा बच्चे? फूड एंड वाटर। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेनली फूड एंड वाटर ट्रांसलोकेट होंगे तो कहां से होंगे? फ्लोएम से। और आपसे पूछे ओनली वाटर तो क्या होगा? जाइलम। ठीक है। अब देखो, जब भी फ्लोएम और फ्लोएम से ट्रांसलोकेशन होगा तो सोर्स टू सिंक होगा। सोर्स टू सिंक क्या है? जहां पे फूड मोर अमाउंट में प्रेजेंट है उस पार्ट को क्या बोलेंगे बच्चे? सोर्स। और जहां पे फूड की डिमांड है उसको क्या बोला जाएगा? सिंक। और फूड की जब मूवमेंट होती है थ्रू फ्लोएम तो सोर्स टू सिंक होती है। कैसे होती है? सोर्स टू सिंक। आप तो मुझे बताओ, फ्लोएम और फ्लोएम के अंदर मेनली जो प्रेजेंट रहेगा वो क्या प्रेजेंट रहेगा? फूड। अगर फूड का मेनली ट्रांसलोकेशन होता है तो फ्लोएम की नेचर कैसी रहेगी? एसिडिक रहेगी या फिर एल्केलाइन रहेगी? एसिडिक रहेगी या फिर एल्केलाइन? एल्केलाइन होगी या एसिडिक होगी? एल्केलाइन। तो फ्लोएम की अगर हम देखेंगे नेचर तो कैसी रहती है? एल्केलाइन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फ्लोएम उसकी नेचर कैसी होती है? एसिडिक होती है या एल्केलाइन होती है? एल्केलाइन। और इस एल्केलाइन होने का रीजन क्या है? रीजन ये है बच्चे कि यहाँ पे फूड ट्रांसलोकेट होता है, और फूड किसकी फॉर्म में ट्रांसलोकेट होता है? आप ये भी जानते हो, जब भी ट्रांसलोकेशन होगा फूड का तो किसकी फॉर्म में होगा? सुक्रोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में। सुक्रोज और सुक्रोज की फॉर्म में फूड ट्रांसलोकेट होता है।
और सुक्रोज को हम देखेंगे तो उसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक। नॉर्मली बेसिक रहती है तो हम बोलेंगे फ्लोएम की भी नेचर कैसी रहेगी, बेसिक होगी। अब बच्चों जब हम बात करें फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन, तो फ्लोएम से जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है या मल्टी डायरेक्शनल होता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो कैसा रहेगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। लेकिन बच्चों अगर प्लांट उस प्लांट के अंदर न्यू लीफ का डेवलपमेंट हो रहा है तब हम देखने जाएंगे तो कैसा रहेगा, बाई डायरेक्शनल। इसके अलावा प्लांट के अदर पार्ट में भी अगर डिमांड रहती है तो चारों तरफ क्या रहता है, फूड ट्रांसलोकेट होता है, तो क्या है, मल्टी डायरेक्शनल। तो हम कंफर्म एक नहीं बोल सकते कि यूनिडायरेक्शनल हो रहा है या फिर बाई डायरेक्शनल हो रहा है फिर मल्टी डायरेक्शनल हो रहा है, हम तो बोलेंगे तीनों ही हो रहे हैं। यूनिडायरेक्शनल भी होती है मूवमेंट, बाई डायरेक्शनल भी होती है और कैसी होती है, मल्टी डायरेक्शनल भी होती है। अब बच्चों जब फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझाने का पॉइंट आया तो सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने एफर्ट लगाए और फ्लोएम से कैसे ट्रांसलोकेशन होता है उसके बारे में सभी ने समझाने की कोशिश की। उनमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी दी वो एक साइंटिस्ट ने दी जिनका नाम है बच्चे मंच। उस मंच ने फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी दी थी और इस थ्योरी का नाम है बच्चे मास फ्लो हाइपोथेसिस या फिर क्या बोला जाता है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। तो प्रेशर फ्लो या फिर बोले जाए कि मास फ्लो हाइपोथेसिस है, ये किसने दी थी, तो आपको याद रखना है किसने दी थी, मंच ने। और आपसे पूछा जाए कि कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल किसने दिया था, तो याद रहना चाहिए आपको डिक्सन एंड जॉली ने। ये किसके लिए दिया था बच्चे, एसेंट ऑफ शेप के लिए, यानी जाइलम के अंदर जो ट्रांसलोकेशन होता है उसके लिए। अब बच्चों कैसे फ्लोएम के अंदर ट्रांसलोकेशन होता है वो समझने जा रहे हैं। आपको मैंने बता दिया है कि जब भी मूवमेंट होती है तो कैसे होती है, सोर्स टू सिंक। सोर्स वो पार्ट रहेगा जहां पे फूड ज्यादा अमाउंट में रहेगा और सिंक वो रहेगा जहां पे फूड की रहेगी डिमांड। और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि जब फूड ट्रांसलोकेट होता है तो किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज की फॉर्म में। सुक्रोज की फॉर्म में क्यों होता है ये आपको रीजन फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में मैंने पहले ही बता दिया। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पर। ये बच्चों है जाइलम, क्या है, जाइलम। ये जाइलम है और जाइलम के पास में ही आप जानते हो क्या प्रेजेंट रहता है, फ्लोएम। ये तो क्या है, जाइलम। और जाइलम में क्या वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसलोकेट होते हैं। अब इस जाइलम के पास में क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं बच्चे सीव एलिमेंट्स और सीव ट्यूब्स। आपने पहले भी नाम सुन रखा है ना। सीव ट्यूब्स के अंदर क्या न्यूक्लियस होता है क्या, नहीं होता है। न्यूक्लियस क्या रहता है, एब्सेंट। तो फिर इनको फूड कौन प्रोवाइड करता है, कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब है और इन सीव ट्यूब के पास में ही क्या मिलेंगी बच्चे, कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब के पास में प्रेजेंट है कंपेनियन सेल। तो ये दिखाइए आपको कंपेनियन सेल। ये जो सेल है वो कौन सी है, कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल है, एक ही नहीं होती है, बहुत सारी होती है। इसके पास में क्या रहेगी, कंपेनियन सेल रहेगी। समझने के लिए हम यहाँ पे एक ले रहे हैं, उसके बाद में भी और भी रहेगी और नीचे समझने के लिए एक लेंगे, यानी दो कंपेनियन सेल लेंगे। एक कहां पर लेंगे, लीफ के पास में, और दूसरी कहां लेंगे, रूट के पास में। और ये जो लीफ के पास में कंपेनियन सेल है, यहाँ पर बच्चों लीफ की सेल रहेगी। और लीफ की सेल रहेगी तो कौन सी रहेगी, क्या मीजोफिल रहेगी, अरे बोलो। तो ये क्या है, मीजोफिल। तो हम बोलेंगे ये क्या है बच्चे, लीफ का पार्ट है। और यहाँ पर बच्चे लोअर साइड के अंदर रूट रहेगी, तो हम बोलेंगे ये क्या है, रूट है। और ये रूट की सेल बनाई आपके सामने।
आप तो मुझे बताइए, रूट के अंदर फूड की डिमांड रहेगी या रूट के इनसाइड फूड का सिंथेसिस होगा? डिमांड। डिमांड होगी तो रूट को क्या बोलेंगे बच्चे? सिंक। लीफ और स्लीव के ऊपर जब भी लाइट आएगी और मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में जब लाइट आएगी तो होगा फोटोसिंथेसिस। तो क्या यहाँ पे कंटिन्यूअस फूड का सिंथेसिस होगा? तो यहाँ पर फूड अगर सिंथेसाइज हो रहा है तो ये क्या है बच्चे? सोर्स। लीव तो क्या है? सोर्स। और रूट क्या है? सिंक। और ये यहाँ पे एक सेल और दिखा रहे हैं, ये भी कौन सी सेल है बच्चे? कंपेनियन सेल। ये भी कंपेनियन सेल है। अब देखो समझो, जब भी लाइट आएगी, लाइट आने पे होगा फोटोसिंथेसिस। अब जब लाइट आने पे फोटोसिंथेसिस होगा तो मेसोफिल सेल के अंदर फूड सिंथेसाइज होगा। क्या सिंथेसाइज होगा? फूड। अब जब फूड सिंथेसाइज होगा तो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चे इंक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो मेसोफिल सेल और मेसोफिल सेल का क्या इंक्रीज हो रहा है बच्चे? ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है बच्चे? इंक्रीज। इंक्रीज क्यों हो रहा है आप सब जानते हो अच्छे से, क्योंकि फूड कंटिन्यूअस क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्यूमुलेट। सबसे पहले हम फूड की फॉर्म में क्या बनाएंगे बच्चे? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बनाने के बाद में जितना ग्लूकोज ये लीफ यूज में ले सकती है लेंगी, फिर उसके बाद में इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा सुक्रोज में। अब सुक्रोज में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो सुक्रोज में कन्वर्ट करने के बाद में ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज को ले जाना है कहां पर बच्चे? कंपेनियन सेल में। अब सुक्रोज को अगर मेसोफिल सेल से अगर कंपेनियन सेल में ले जाना है तो आसान नहीं होता है। आसान क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट रहती, उस प्रोटीन के थ्रू सुक्रोज की तभी मूवमेंट हो पाती है जब H प्लस आइन प्रेजेंट रहेंगे। यानी H प्लस आइन के साथ में सुक्रोज सिम्पोर्ट मूवमेंट करता है। कैसी करता है? सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट नहीं, क्या बोल रहा हूं? सिम्पोर्ट। अगर सिम्पोर्ट मूवमेंट करेगा तो जैसे ही सुक्रोज बनेंगे, सुक्रोज बनने के बाद में यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी? H प्लस आइन। अब H प्लस आइन की रिक्वायरमेंट होगी तो H प्लस आइन कंपेनियन सेल के अंदर प्रेजेंट रहते, तो कंपेनियन सेल से H प्लस आइन जाएंगे बच्चे मेसोफिल सेल के अंदर। जब मेसोफिल सेल के अंदर H प्लस आइन जाएंगे तो H प्लस पंप के थ्रू जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? H प्लस पंप। और जब H प्लस पंप के थ्रू जाएंगे तो आप जानते हो पंप से जब भी आइंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा? एक्टिव। तो यहाँ पर एटीपी, उस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा और एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे जैसे H प्लस आइन जाएंगे, इधर बच्चों क्या प्रेजेंट है? सुक्रोज। अब ये सुक्रोज है, सुक्रोज H प्लस आइन के साथ में मूवमेंट करेगा, यानी H प्लस आइन भी मूव करेगा और बच्चे सुक्रोज और सुक्रोज भी मूव करेगा। अब बताओ सुक्रोज और सुक्रोज जब हम यहाँ ये जो कंपेनियन सेल है उस कंपेनियन सेल के अंदर ला रहे हैं तो क्या करें एक्चुअल में? क्या मेसोफिल सेल है, उस मेसोफिल सेल से सुक्रोज को कंपेनियन सेल के अंदर लोड कर रहे हैं? अरे बोलो। अब लोड कर रहे हैं तो अगर नॉर्मली अगर मूवमेंट होती तो बोलते हैं हाँ ठीक है नॉर्मली मूवमेंट हो रही, लेकिन बच्चों इसको मूव करवाने के लिए पहले क्या करें? H प्लस आइन है, उन H प्लस आइन को यहाँ ट्रांसफर करें, फिर ये H प्लस आइन के साथ में सुक्रोज आगे ट्रांसलोकेट होता है। ऐसा नहीं है। आप ये जानना चाहोगे कि यहाँ पे ओनली मैं सुक्रोज को ट्रांसफर कर दूं? नहीं होगी, यानी सिम्पोर्ट मूवमेंट होती है। अगर आप सिंगल सुक्रोज को लोड करना चाहोगे तो नहीं होगी। इसलिए पहले H प्लस आइन को कहां लाएंगे? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में लाने के बाद में H प्लस आइन के साथ में सुक्रोज वापस मूव करता हुआ कहां जाएगा बच्चे? कंपेनियन सेल में। तो जब लोडिंग हो रही है तो लोडिंग के अंदर क्या एटीपी और एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है? अरे बोलो। कई लोग ये बोलते हैं कि लोडिंग में कहा हो रहा है H प्लस आइन भेज रहे, ये H प्लस आइन एक्चुअल में किस लिए ट्रांसफर किए जा रहे हैं? सुक्रोज और सुक्रोज को कंपेनियन सेल में लाने के लिए। तो लोडिंग करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो बच्चों लोडिंग करेंगे जब भी फूड की तो एक्टिव रहेगी या पैसिव रहेगी? अरे एक्टिव रहेगी या पैसिव रहेगी? एक्टिव। अब देखो, जब बच्चों एक्टिव रहेगी तो कंटिन्यूस यहाँ पे सुक्रोज आने लगेगा। जब सुक्रोज आने लगेगा तो कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब है ये आसपास में ही रहती है।
तो सुक्रोज और सुक्रोज कंटिन्यूस कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा बच्चे? सीयू ट्यूब्स के अंदर। यानी सुक्रोज को कंटिन्यूस सीयू ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अगर सुक्रोज को सीयू ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो बताओ यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा? अरे बोलो। जब बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा तो मैं बोलूंगा ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर वाटर की डिमांड है वो इंक्रीज होने लगी है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेंगे, सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, तो फिर वाटर डिमांड इंक्रीज होने लगती है। जब वाटर डिमांड इंक्रीज होने लगती है तो यहाँ पर वाटर की डिमांड है, तो फिर वाटर कहाँ से लिया जाए? बच्चों आप लोग सभी देख पा रहे हो जो जाइलम हो, जाइलम फ्लोएम के पास में ही। तो फिर जब भी यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिर जाइलम और जाइलम से वाटर को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? फ्लोएम में। जब जाइलम से वाटर को फ्लोएम के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो फिर धीरे धीरे वाटर जब आएगा फ्लोएम के इनसाइड तो वाटर के आने से क्या इंक्रीज होता है बच्चों? टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है या ऑस्मोटिक प्रेशर? टर्गर प्रेशर। तो यहाँ का टर्गर प्रेशर और टर्गर प्रेशर भी वेरी हाई हो जाएगा। अब जब हम लीव के पास में देखेंगे तो ट्रिगर प्रेशर क्या है? हाई। लेकिन बच्चों यहाँ रूट के पास में देखेंगे तो ट्रिगर प्रेशर क्या रहेगा? लो रहेगा। यानी यहाँ पे तो ट्रिगर प्रेशर क्या है? लो, लेकिन यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर क्या है? हाई। देखो यहाँ पे लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ एक सिंगल लाइन दिखा रहा हूँ और यहाँ पे आपको मैं 3 लाइन्स दिखा रहा हूँ। मतलब यहाँ का ट्रिगर प्रेशर क्या है बच्चे? हाई। और यहाँ का ट्रिगर प्रेशर क्या है? लो। अब ये वाटर ट्रिगर प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव करेगा और आप जानते हो ट्रिगर प्रेशर के अकॉर्डिंग जब वाटर मूव करता है तो कैसे कर रहा है? क्या हाई ट्रिगर प्रेशर टू लोअर ट्रिगर प्रेशर? तो बच्चों ये हाई ट्रिगर प्रेशर टू लोअर ट्रिगर प्रेशर वाटर मूव करता हुआ जाएगा। और जब हाई ट्रिगर प्रेशर टू लोअर ट्रिगर प्रेशर मूव करेगा तो ये क्या लीफ और स्लीव से मूवमेंट करता हुआ क्या रूट तक जाएगा? अरे बोलो। लीफ से कहां तक चला जाएगा? रूट तक। जब लीफ से रूट तक ये फ्लोएम के थ्रू फूड पहुंच गया है तो फिर यहां पर हमें क्या करनी है? आगे इस फूड को फ्लोएम से वापस ये जो सीयू ट्यूब है, सीयू ट्यूब से कहां लाना है? कंपेनियन सेल। तो इजीली कंपेनियन सेल के अंदर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। अरे क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पर भी प्लाज्मोडेस्माटा रहेंगे, उन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आसानी से ये फूड इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये फूड इधर ट्रांसफर हो रहा है। जब बच्चों सुक्रोज और सुक्रोज को इन कंपेनियन सेल और कंपेनियन सेल के अंदर ले आएंगे तो कंपेनियन सेल के अंदर सुक्रोज कंटिन्यूस लाते जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है आगे भी कि अगर सुक्रोज को आगे रूट सेल के अंदर ट्रांसफर करना है तो कंपेनियन सेल की मेम्ब्रेन से सुक्रोज तभी मूव करेगा जब H+ आइन हो। यानी सुक्रोज कंपेनियन सेल की मेम्ब्रेन के अंदर कैसे मूवमेंट करता है? सिम्पोर्ट। अगर सिम्पोर्ट मूवमेंट करवाएगा तो फिर से हमें क्या चाहिए? क्या H+ आइन चाहिए? अरे बोलो। तो ये H+ आइन है, वो H+ आइन कहां से आते हैं बच्चे? रूट सेल से। और रूट की सेल और रूट की सेल से H+ आएंगे तो यहाँ पर भी क्या एनर्जी का कंजप्शन होगा? यानी एटीपी और एटीपी ब्रेक होगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जब बच्चों ब्रेकडाउन हो जाएगा तो H+ आइन आ जाएंगे। अब ये H+ आइन एंड सुक्रोज साथ में एक ही प्रोटीन से मूव करते हुए सेम डायरेक्शन में जाएंगे। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन के अंदर बच्चों मेम्ब्रेन प्रोटीन को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। बताइए क्या बोले? सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट या यूनिपोर्ट? सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट मूवमेंट के थ्रू अब हमने कहां पर भेज दिया है बच्चे? रूट में। सुक्रोज को कहां ट्रांसफर कर दिया है? रूट में। अब जितना भी बच्चे सुक्रोज था उस सुक्रोज को तो हमने क्या कर दिया है? अनलोड। यहां पर हम रूट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे तो फ्लोएम से अनलोड किया है या लोड किया है? अनलोड। तो जब भी हम फूड की अनलोडिंग करेंगे तो एक्टिव होगी या पैसिव होगी? एक्टिव। और जब लोडिंग करेंगे वो भी कैसी रहेगी? एक्टिव। यानी फूड की फ्लोएम के अंदर लोडिंग एंड अनलोडिंग बोथ आर एक्टिव। अब देखो जब हम बच्चों कंटिन्यूस यहां से सुक्रोज और सुक्रोज को रिमूव करवाते जाएंगे तो फ्लोएम के अंदर क्या ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा तो फिर ट्रिगर प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर यहाँ का क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। यस और नो? अगर बहुत ज्यादा होगा तो फिर ये वाटर है, वाटर बच्चों ट्रिगर प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव करेगा वापिस और मूवमेंट करता हुआ ये वाटर कहाँ चला जाएगा? जाइलम में। यानी जहां से आपने वाटर लिया था वहीं पे वापिस ट्रांसफर कर दिया है। अब ये वाटर की मूवमेंट यहाँ पे हमने क्यों करवाई? क्या विदाउट वाटर फूड का ट्रांसलोकेशन पॉसिबल था? इसीलिए हमने बच्चे पहले क्या किया? फ्लोएम के अंदर वाटर रिवर चलाई और उस वाटर रिवर के अंदर क्या किया है? वाटर रिवर के अंदर सुक्रोज मॉलिक्यूल को डिजोल्व कर दिया। डिजोल्व करके कहां तक ले आए? रूट तक।
रूट में लाके उसको क्या किया, अनलोड। अब अनलोड किया तो अपने पास में क्या है, सुक्रोज। अगर आप सुक्रोज को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, क्या ग्लूकोज बनेगा, अरे बोलो। अब इस ग्लूकोज को जो रूट सेल है, रूट सेल बच्चों एनर्जी रिलीज करने में, एनर्जी फॉर्म करने में यूज में ले लेगी। ग्लूकोज को रेस्पिरेशन में यूज मिलेगी तो क्या बनेंगी, क्या एटीपी बनेंगे, अरे बोलो। इसके साथ में सुक्रोज, सुक्रोज से बच्चों बन सकता है आगे सेलुलोज, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में नहीं आके बच्चों एक लॉन्ग चेन बनाएंगे और क्या बनाएंगे, सेलुलोज। ये सेलुलोज किस लिए, आप लोग सभी जानते हो सेलुलोज सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है। तो रूट, उस रूट के अंदर भी न्यू सेल फॉर्म करनी होती है, और अगर न्यू सेल फॉर्म करनी है तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सेलुलोज की। तो ये सेलुलोज क्या करेगा, क्या बच्चे सेल वॉल फॉर्म करेगा, अरे बोलो। तो सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर क्या यूज मिलेंगे, सेलुलोज। अगर बच्चों हमें ना तो सेल वॉल बनानी है ना ही एनर्जी की फॉर्म में यूज में लेना है इस फूड को, तो फिर क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। और स्टोर कर देंगे तो इससे क्या बना दिया जाएगा, स्टार्च। ये स्टार्च किस फॉर्म में रहेगा, क्या स्टोर्ड फॉर्म में रहेगा, अरे बोलो। आप तो क्वेश्चन बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, जब भी फ्लोएम से ट्रांसलोकेशन करवाते हैं तो फ्लोएम के अंदर फूड की लोडिंग एक्टिव या फिर पैसिव, कैसी होगी, एक्टिव। जब हम अनलोडिंग करवाते हैं तो कैसी, एक्टिव या इनएक्टिव, एक्टिव या पैसिव, सॉरी, कैसी होगी, एक्टिव। इसके अलावा जब फ्लोएम के अंदर फूड की मूवमेंट होती है, पैसिव होती है या एक्टिव होती है, फ्लोएम के इनसाइड जब मूवमेंट होती है तो एक्टिव होती है, पैसिव होती है, पैसिव। क्या अपने आप मूव करता है, किसके अकॉर्डिंग मूव करता है, क्या ट्रिगर प्रेशर के अकॉर्डिंग, कैसे, हायर ट्रिगर प्रेशर टू लोअर ट्रिगर प्रेशर, अरे ठीक है, समझ में तो आ रहा है आपको, पक्का। तो ये कहती है बच्ची फूड का ट्रांसलोकेशन। और फूड के ट्रांसलोकेशन में जो मैंने आपको पॉइंट बताए अच्छे से ध्यान में रखने, जब भी फ्लोएम के इनसाइड, सीओ ट्यूब के इनसाइड जब मूवमेंट होती है फूड की तो कैसे रहेगी, अकॉर्डिंग टू ट्रिगर प्रेशर। और जब लोडिंग और अनलोडिंग होती है तो दोनों की दोनों क्या होती है, इनएक्टिव। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसलोकेशन करते हैं तो वाटर कहां से लिया जाता है, जाइलम से। अरे कहां से लेंगे, जाइलम से। क्या वापिस इस जाइलम के अंदर ही ट्रांसफर कर देंगे। अब बच्चों ये सारी प्रोसेस हमने पढ़ तो ली, हमने सारी प्रोसेस पढ़ तो ली, लेकिन अपने दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर जनरेट हो रहा होगा कि सर आपने बता दिया कि फ्लोएम से ट्रांसलोकेशन होता है, लेकिन किसने देखा है फ्लोएम से ट्रांसलोकेशन होता है फूड का, ये तो प्रूव हुआ नहीं है अभी कि फ्लोएम से वो होता है या फिर जाइलम से होता है। जब हमने जाइलम से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन किया था तो वहां तो हमने एक्सपेरिमेंट करके किया था, जिसके अंदर हमने इओसिन डाई ली थी, याद हो तो, याद है क्या। लेकिन यहाँ पे तो कोई डाई की हेल्प ली नहीं है, तो फिर चलो इसको भी समझते हैं। फ्लोएम से ही फूड का ट्रांसलोकेशन होता है या फिर नहीं होता है, ये समझने के लिए हम बच्चे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोला जाता है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या करते हैं, ध्यान से इधर ही ध्यान रखना है सभी को। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या करेंगे बच्चे, एक प्लांट लेंगे, उस प्लांट के स्टेम की जो लेयर है उन लेयर को स्टेप बाय स्टेप रिमूव करते जाएंगे। स्टेम की जो लेयर है, एपिडर्मिस, और जो आप लोगों को मिलेगी एंडोडर्मिस, ये भी मिलता है। तो ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स को बच्चे स्टेप बाय स्टेप क्या करते जाएंगे, रिमूव। और रिमूव करते करते हम बच्चे फ्लोएम को भी रिमूव कर देंगे, यानी स्टेम के फ्लोएम को भी क्या कर दिया है, रिमूव। इधर कंप्लीट है, एक रिंग की फॉर्म में रिमूव करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे स्टेम की, एक जगह स्टेम में से, स्टेम में एक जगह एक रिंग की फॉर्म में सारी लेयर्स को क्या कर देंगे, रिमूव। एक लेयर हम छोड़ेंगे, और बच्चों छोड़ेंगे वो क्या है, जाइलम। क्या छोड़ेंगे, जाइलम। यानी फ्लोएमस फ्लोएम को क्या कर दिया हमने, रिमूव। तो मैं बोल रहा हूं फ्लोएमस फ्लोएम को क्या कर दिया गया है, रिमूव। अब बच्चों फ्लोएम को रिमूव कर दिया, तो आप मुझे बताओ जाइलम, और जाइलम से तो क्या होता है, क्या वाटर और मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन होता है। तो मैं बोलूंगा इस जाइलम से वाटर और मिनरल्स का क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन, और क्या अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, अरे बोलो। अब बच्चों ऐसा हम करने के बाद में, गर्डलिंग करने के बाद में, अगर इस प्लांट को छोड़ दे
थोड़े टाइम के लिए, फिर थोड़े दिन के लिए। तो थोड़े दिन बाद में अगर देखेंगे तो इस प्लांट के अंदर देखने को मिलता है कि जो हमने कट किया था, जो पार्ट कट किया था, उस कट के जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट क्या हो जाता है? स्वेल। जो स्टेम का कट किया हुआ पार्ट था, अपर पार्ट, वो अपर पार्ट क्या हो जाता है? स्वेल। नीचे वाले पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी जो रूट की साइड वाला पार्ट था वो, उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो बच्चे ऊपर लीफ की साइड वाला पार्ट था वो कैसा हो गया है? स्वेल। ये स्वेल क्यों हो गया है, उसके पीछे रीजन समझते हैं। ये यहाँ पर क्या है? क्या बच्चे जाइलम है ये? अरे बोलो। जाइलम, और जाइलम से वाटर ऊपर जा रहा है। अब आप जानते हो फ्लोएम, और फ्लोएम से जब फूड की मूवमेंट होती है मोस्टली, तो कहां से कहां होती है? क्या बच्चे? रूट टू लीफ। अरे कहां से कहां होती है? रूट टू लीफ। हमने बोला कि फ्लोएमस फ्लोएम को हमने कट करके रिमूव कर दिया। अगर कट करके रिमूव कर दिया है तो यहां तक तो फ्लोएम है ही, इस जगह तक तो फ्लोएम है या नहीं है? है। यहां तक तो फ्लोएम है, लेकिन हमने बीच में से क्या कर दिया है? कट। अगर बीच में से कट कर दिया है तो फ्लोएमस फ्लोएम से कंटिन्यूअस फूड आ रहा है लीफ से। अगर लीफ से फूड आ रहा है फ्लोएम में, तो आगे जाने के लिए जगह नहीं है। अगर आगे जाने के लिए जगह नहीं है तो फूड यहाँ पे क्या होने लगेगा? एक्यूमुलेट। और जब फूड यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेगा तो ये जो स्टेमस, स्टेम का पार्ट है, वो क्या हो जाएगा बच्चे? स्वेल। अब ये स्वेल क्यों हुआ है? इसका रीजन ये है कि जब हम कट कर देते हैं और फ्लोएम को भी कट कर देते हैं, तो कट करने के बाद में अपर पार्ट हो रहा है स्वेल, लोअर पार्ट स्वेल नहीं हो रहा है, अपर पार्ट। मतलब मोस्टली जब फ्लोएम से मूवमेंट होती है फूड की, तो कहां से कहां होती है? लीव टू रूट। और जब यहाँ पे फूड एक्यूमुलेट हुआ तो हमने बोला फ्लोएम को कट किया, जाइलम को तो कट किया ही नहीं। अगर जाइलम से बच्चों ट्रांसलोकेशन होता फूड का, तो क्या यहां से स्वेल होता? नहीं, स्वेल नहीं होता, क्योंकि जाइलम तो ऑलरेडी है। अगर जाइलम ऑलरेडी है तो फिर हम बोलेंगे कि फ्लोएम को हमने क्या किया है? रिमूव। अगर फ्लोएम को रिमूव किया और ये पार्ट स्वेल हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि फूड ट्रांसलोकेट होता है प्लांट के जिस पार्ट से, उस पार्ट का नाम क्या है? फ्लोएम। अरे ठीक है। क्वेश्चन यहां से बनते हैं कुछ। क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि गर्लिंग एक्सपेरिमेंट है, इस गर्लिंग एक्सपेरिमेंट करने पे सबसे पहले प्लांट के कौन से पार्ट, प्लांट का कौन सा पार्ट डेड होता है? रूट या फिर लीफ? रूट होती है। अरे पक्का? सबसे पहले कौन सा पार्ट डेड होगा? रूट। क्यों होगी? आप लोग सभी जानते हो फूड वहां तक ट्रांसलोकेट नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा तो सबसे पहले डेड क्या होगा? रूट। कई लोग बोलेंगे लीफ हो जाएगी। लीफ कैसे हो जाएगी? लीफ के अंदर तो फूड बन रहा है और लीफ तक वाटर भी जा रहा है, क्योंकि हमने जाइलम को छोड़ रखा है। तो सबसे पहले क्या डेड होता है बच्चे? रूट। और रूट के बाद में क्या डेड होगा? लीव्स। ठीक है। रूट ही अगर डेड हो जाएगी तो फिर लीव तो डेड होनी है। क्यों? क्योंकि अगर रूट डेड हो गई तो फिर वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर पूरे प्लांट की क्या हो जाएगी? डेथ। अरे ठीक है। आगे उसके बाद में आप मॉड्यूल में देखोगे तो सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे हैं, वो आपके लिए पढ़ लोगे। एक मीटर होता है जिसका नाम है ऑस्मोमीटर। याद रखना है, ऑस्मोमीटर से ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है। क्या कैलकुलेट किया जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोमीटर से। ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कंप्लीट। ऑनलाइन ओनली स्टूडेंट, बच्चे समझ में आया? हेलो, सोना नहीं है? एनसीईआरटी में क्या है बच्चे? करनी तो है ही एनसीईआरटी, तो पढ़नी है ही। एनसीईआरटी के बिना तो कुछ नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी तो है। हाँ जी, चले आगे बच्चों, आगे चले मिनरल मिनरल न्यूट्रिशन की तरफ है, या नहीं चलना है? नहीं तो फिर आना पड़ेगा। ऐसे मत बोलो सर।
मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन की बात करें तो क्या प्लांट उस प्लांट बॉडी को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है? प्लांट को क्या, मैं तो बोलूंगा इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट रहेगी बच्चे मिनरल्स की। विदाउट मिनरल्स वो मेटाबॉलिक रिएक्शन को रन नहीं कर पाएंगे। आप बोलोगे मेटाबॉलिक रिएक्शन का क्या यहाँ मतलब है? बच्चों आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ रखा है। कार्बोहाइड्रेट के इनसाइड क्या आपको कार्बन मिलता है? क्या हाइड्रोजन मिलता है? क्या ऑक्सीजन मिलता है? क्या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिनरल है? यस, बिल्कुल मिनरल है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी क्या है? मिनरल। अगर आप प्रोटीन की बात करते हो तो प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्या कार्बन प्रेजेंट है? अरे बोलो। क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है? क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है? और क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन भी। क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। अगर हम लिपिड की भी बात करेंगे तो लिपिड के इनसाइड भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। और जब न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर मिलता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। याद है क्या? तो बच्चों ये है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जितने भी मैंने नाम लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। लिपिड तो माइक्रो में आता है, माइक्रो में। लेकिन जो मैक्सिमम नाम ले रहा हूं कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर भी अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है और प्लांट की मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए भी रिक्वायर्ड होगा। और वाटर के अंदर भी क्या प्रेजेंट रहता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हेलो। अब देखो, अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट, अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है तो विदाउट मिनरल मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म नहीं हो सकते। अगर नहीं हो सकते बच्चों तो बॉडी है, कोई सी भी बॉडी हो उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे? मिनरल्स। अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी से अभी तक मोर देन 60 टाइप के मोर देन 60 टाइप के मिनरल्स हैं, उनको आइडेंटिफाइड किया गया है। यानी 60 से भी ज्यादा मिनरल्स हैं, उनको आइडेंटिफाइड किया जा चुका है प्लांट बॉडी से। अब बात आती है कि प्लांट बॉडी से जब मिनरल्स को आइडेंटिफाइड किया जाता है तो कैसे आइडेंटिफाइड किया जाता है? बच्चों अगर बात की जाए कि कोई से भी प्लांट से अगर मिनरल्स को अलग करना है तो कैसे करेंगे? प्लांट बॉडी, उस प्लांट बॉडी को जलाकर राख में कन्वर्ट कर देंगे, यानी एस में कन्वर्ट कर देंगे। अब उस एस के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स है। समझे उसको कैसे? हम उस प्लांट का टिश्यू लेते हैं और इस टिश्यू को अगर बर्न करते हैं तो बर्न करेंगे तो जितना भी वाटर हो, वाटर पहले क्या हो जाएगा? इवेपोरेट। अगर वाटर इवेपोरेट हुआ तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इवेपोरेट हुआ? बच्चों जब हम उसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, यानी CO2 रिलीज होगी। तो क्या कार्बन भी रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है? तो जब हम कोई भी टिश्यू को अगर बर्न करके उसको एस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें प्रेजेंट जितने भी कार्बन है, जितने भी हाइड्रोजन है और जितने भी ऑक्सीजन है, उन सभी को क्या कर देते हैं बच्चे? इवेपोरेट। अब रिमेनिंग जो बच गए उसके अंदर हम देख सकते हैं तो मिल सकता है बच्चों नाइट्रोजन भी, और उसके अंदर मिल सकता है मैग्नीशियम भी, मिल सकता है कैल्शियम भी। तो आप बोलोगे कि सर इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा? जो आपके सामने बच्चों एस है, प्लांट की जो एस बनी है उस एस के ऊपर लगाए जाते हैं केमिकल टेस्ट। स्पेसिफिक मिनरल का स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट होता है। अगर वो केमिकल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो बोलेंगे मिनरल प्रेजेंट है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो बोलेंगे मिनरल क्या है? एब्सेंट है। ऐसे ही करके मिनरल्स और मिनरल्स का पता लगाया जाता है। जब बच्चों मिनरल्स और मिनरल्स को आइडेंटिफाइड करने के लिए प्लांट की एस बना के उसे आइडेंटिफाइड करते हैं तो उसको बोला जाता है एस वैल्यू। क्या बोला जाता है? एस वैल्यू। या फिर बोलते हैं एस टेक्निक। एस टेक्निक है, उस एस टेक्निक से हम प्लांट से मिनरल्स को क्या करते हैं? आइडेंटिफाइड। बच्चों प्लांट से मोर देन 60 टाइप के मिनरल्स को आइडेंटिफाइड किया गया। उनमें एक गोल्ड भी है कि कई ऐसे प्लांट है जिससे क्या मिलता है? गोल्ड। अरे सोना। क्या मिलता है? सोना। अगर गोल्ड मिलता है तो गोल्ड किससे मिलता है? एक तो मस्टर्ड प्लांट के अंदर मिलता है और दूसरा मिलता है बच्चे एक्विसेटम में। एक्विसेटम में भी मिलता है और मस्टर्ड में मिलता है। लेकिन कहीं पे मस्टर्ड प्लांट दिखे तो उसको कट मत करने लग जाना और ये बोलना मत लग जाना किसी को इसके अंदर गोल्ड है, गोल्ड है। नहीं तो पूरा काट देंगे गोल्ड के चक्कर में। बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होता है।
यानी बहुत बहुत कम क्वांटिटी के अंदर रहता है गोल्ड, लेकिन मिलता जरूर है। एक्विसिटम क्या, एक टेरिडोफाइट है एक्विसिटम। एक्विसिटम एक क्या है, टेरिडोफाइट। इसके अलावा बच्चों कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनसे सेलेनियम और सेलेनियम भी आइडेंटिफाइड किया गया, और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनसे बच्चे स्ट्रोंशियम भी आइडेंटिफाइड किया गया। स्ट्रोंशियम कहाँ मिलेगा बच्चे, जहां पे न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए, न्यूक्लियर प्लांट के आसपास में न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ और उसके आसपास में अगर प्लांट है तो उस प्लांट के अंदर क्या मिलेगा, स्ट्रोंशियम। क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट के अंदर किसका यूज किया जाता है बच्चे, स्ट्रोंशियम का। तो वहीं आसपास के जो प्लांट है उनके अंदर क्या मिलेगा बच्चे, स्ट्रोंशियम। तो हम ये बोल सकते हैं अगर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी रहेगी तो बच्चे मिनरल्स और मिनरल्स किसके अंदर जाएंगे, सॉइल से प्लांट के अंदर। जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो मिनरल किस में मिलेंगे बच्चे, प्लांट्स में। अब आप बोलो कि सर 60 टाइप के मिनरल्स हैं, तो क्या 60 के 60 टाइप के मिनरल्स ही याद करने पड़ेंगे? है 60 नहीं, 60 में से ओनली 17, 60 में से जो बच्चों 17 मिनरल्स हैं वो इसेंशियल मिनरल है, यानी उनको बोला जाता है इसेंशियल एलिमेंट। तो बच्चों इसेंशियल एलिमेंट है, उस इसेंशियल एलिमेंट्स के नंबर कितने बताओ, इसेंशियल एलिमेंट्स है उनके नंबर कितने हैं, 70। अब इसेंशियल एलिमेंट्स के 17 नंबर है, वो भी आपको बताएंगे। 17 है, उन 17 के 17 को आपको याद रखना है, एक साथ में याद नहीं करना है, कैटेगरी वाइज याद करना है। ये जो 17 इसेंशियल एलिमेंट्स है इनका बच्चा आगे क्लासिफिकेशन किया गया है, और क्लासिफिकेशन किया गया है वो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे किया गया है। अब देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको सीक्वेंस में नहीं मिलेगा, आगे पीछे मिलेगा, वो मेरी तरीके से पढ़ा रहा हूं, है ना, आगे पीछे मिलेगा आप लोगों को, लेकिन जब फाइनली कंप्लीट हो जाएगा तो सब सीक्वेंस में आ जाएगा। ओके, कई लोग ढूंढ रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है इसलिए बता रहा हूं। जो बच्चों 17 एलिमेंट्स है उन 17 इसेंशियल एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, और जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड रिक्वायरमेंट। क्वालिटी और क्या बच्चे, रिक्वायरमेंट, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, सॉरी, क्वांटिटी एंड रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट एंड क्वांटिटी के बेसिस पे टू ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को तो बोला गया है बच्चे मेजर एलिमेंट, क्या बोले गए हैं, मेजर, और इसी को बोला जाता है मैक्रो एलिमेंट। नाम से पता चल रहा है मेजर का मतलब क्या बच्चों, मेन, जो मोर अमाउंट में चाहिए होंगे वो। मैक्रो का मतलब क्या है, यहाँ पे लार्ज नहीं है, मोर अमाउंट में चाहिए होंगे। जो बच्चे मोर अमाउंट के अंदर, मोर क्वांटिटी के अंदर जो मिनरल्स रिक्वायर्ड है प्लांट बॉडी को, उनको क्या बोला जाएगा, मैक्रो। आप बोलोगे मोर और लेस क्या है, अगर बच्चों एक्सेस क्वांटिटी के अंदर चाहिए, और एक्सेस में कितने, 10 मिली मोल पर केजी, 10 मिली मोल पर केजी है, वो अगर रिक्वायर्ड है ऑफ ड्राई वेट। ड्राई वेट, ड्राई वेट क्या होता है, अगर वाटर को हम प्लांट बॉडी से इवेपोरेट कर देंगे तो रिमेनिंग वेट क्या रहेगा बच्चे, ड्राई वेट। यानी प्लांट टिश्यू के ड्राई वेट में अगर 10 मिली मोल पर केजी से ज्यादा रिक्वायर्ड जो मिनरल है तो उन मिनरल्स को क्या बोला जाएगा, मैक्रो। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो जो एलिमेंट्स है उन मैक्रो एलिमेंट्स के नंबर है वो है बच्चे 9। कितने हैं, 9। कौन कौन से हैं, लिख रहा हूं नाम। 9 है, और वो 9 कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कौन कौन से, रिपीट करो। याद रहने चाहिए, क्यों रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रो एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर एलिमेंट। तो आप लोगों को याद रहने चाहिए टोटल कितने हैं, 9। और 9 कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन।
ठीक है। अगला आता है बच्चे माइक्रो। कौन सा आता है? माइक्रो। माइक्रो एलिमेंट, इसी को बोला जाता है बच्चे ट्रेस एलिमेंट, और इसी को एक और नाम दिया जाता है माइनर। माइनर क्यों बोला गया है? क्योंकि लेस क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। और लेस क्वांटिटी में कितना? लेस देन 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। यानी प्लांट के ड्राई वेट में कितना मिले? लेस देन 10 मिली मोल। यानी इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, और कितनी रहेगी? लेस देन 10 मिली मोल पर केजी। तो याद रखना है, लेस देन 10 मिली मोल पर केजी जो रिक्वायर्ड होंगे एलिमेंट्स, उनको क्या बोला जाएगा? मैक्रो। माइक्रो क्या बोला जाएगा? माइक्रो। और जो मोर देन या फिर बोलो एक्सेस में 10 मिली मोल पर केजी से अगर ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे ड्राई वेट के, तो उनको क्या बोला जाएगा? मैक्रो। या फिर उनको क्या बोलेंगे बच्चे? मेजर। अब देखो, जो 17 में से 9 तो क्या हो गए बच्चे? क्या मेजर बन गए? और जो रिमेनिंग है वो क्या है? माइक्रो। कौन कौन से? बोलो। मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम। कौन कौन से? ये क्या है बच्चे? माइक्रो। और मैक्रो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है। अब देखो, आप लोगों को अलग अलग याद रखने, और टोटल कितने रहेंगे? 70। अलग अलग इसलिए याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा आपको कि ये इसेंशियल कौन सा। इसेंशियल तो सीधा ही टिक कर दोगे, लेकिन बच्चे आपको अलग करके पूछेगा मैक्रो और माइक्रो को। तो आपको याद रहनी चाहिए कि मैक्रो कौन से और माइक्रो कौन से। अरे रहेंगे याद। क्वेश्चन ये बनता है कि सर आप ये बोल रहे हो मैक्रो और माइक्रो, तो फिर क्या कोई और भी क्लासिफिकेशन होता है? यस। अगला क्लासिफिकेशन है, वो है बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है मिनरल्स का। और बच्चे फंक्शन के बेसिस पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, वो है स्ट्रक्चरल एलिमेंट। कौन से हैं? स्ट्रक्चरल एलिमेंट। बताओ स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे वो, जो स्केलेटन बनाएंगे अपनी बॉडी का वो, तो कौन कौन से? क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? अरे बोलो। क्योंकि प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन के लिए क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है? क्या बॉडी फॉर्म करने के लिए कार्बोहाइड्रेट भी रिक्वायर्ड होता है? तो उसके अंदर क्या चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यस और नो? उसके बाद में नेक्स्ट बच्चे एनर्जी रिलेटेड। नेक्स्ट कौन से है? एनर्जी रिलेटेड। ये एनर्जी रिलेटेड कौन से रहेंगे? एक तो होगा बच्चे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैसे एनर्जी रिलेटेड है? प्लांट्स के अंदर मैग्नीशियम क्या क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है? तो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम क्या एनर्जी से रिलेटेड होगा? जब क्लोरोफिल के ऊपर लाइट आएगी तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? क्या प्लांट के अंदर फूड का सिंथेसिस होगा? अरे बहुत सो बोलो। उसके अलावा और कौन सा रहेगा बच्चे? फॉस्फोरस। आप सभी जानते हो एटीपी, उस एटीपी के अंदर क्या फॉस्फेट होता है? उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में क्या पास में क्या रहती है? एनर्जी। उस एनर्जी को रिलीज करके क्या ये फिर से बच्चे इनएक्टिव होता है, फिर एनर्जी लेता है, फिर एक्टिव होता है, फिर एडीपी के साथ में बाइंड होकर क्या एटीपी बनाता है? अगला आगे हम देखेंगे तो अगला है बच्चे मेटल एक्टिवेटर। आप जानते हो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम, उस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए मेटल एक्टिवेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक दो मेटल एक्टिवेटर की बात कर लेते हैं। एक तो बच्चों मैग्नीशियम है, नाम सुना आपने? मैग्नीशियम किस किस का मेटल एक्टिवेटर होता है? आप लोगों को बताया था जिनके लास्ट में क्या लगा हो? काइनेज।
उन सभी का कौन होगा मेटल एक्टिवेटर? मैग्नीशियम। इसके अलावा अगर अपनी एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी दो के लिए बताती है। एक तो क्या है बच्चे? रूबिस्को। अरे कौन सा है? रूबिस्को। और दूसरा कौन सा है? पेपकेज। तो पेपकेज एंड रूबिस्को, इन दोनों एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? मैग्नीशियम। इसके अलावा बच्चों और अगर हम बात करें तो जिंक। जिंक किसका मेटल एक्टिवेटर होता है? क्या एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का? आपको बोला था याद कर लेना, कौन सा है? एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। क्या मोलिब्डेनम भी होता है मेटल एक्टिवेटर? यस। और ये मोलिब्डेनम जिसका मेटल एक्टिवेटर होता है वो है बच्चे नाइट्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का मेटल एक्टिवेटर होता है और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम करवाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करवाता है प्लांट्स के अंदर? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अरे बोलो बच्चों, लास्ट एंड फाइनल जो टाइप है वो आप लोगों को मिलेगा कि अल्टर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, उस ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज लाने के लिए कौन सा मिनरल रेस्पॉन्सिबल था? क्या पोटेशियम? याद करो, जब हम स्टोमेटा ओपनिंग कर रहे थे और बच्चे क्लोजिंग कर रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन चेंज कर रहा था? क्या पोटेशियम? जब भी हम स्टोमेटा को ओपन कर रहे थे तो के प्लस आयन कहां जा रहे थे? क्या गार्ड सेल के अंदर जा रहे थे? तो क्या इनफ्लक्स हो रहा था? और जब हम बच्चे आगे उन स्टोमेटा को क्लोज करवा रहे थे तो के प्लस आयन का क्या हो रहा था? ई फ्लक्स। तो सेल और सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए कौन सा मिनरल रेस्पॉन्सिबल होता है? अरे कौन सा? पोटेशियम। ठीक है जी। अब देखो, जब हम बात करें इन मिनरल्स की तो ये मिनरल्स है, उन मिनरल्स के नंबर हमने कितने बताए? 17। 17 बताए और 17 के 17 कैसे? इसेंशियल। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या है? कौन से को इसेंशियल मानेंगे और कौन से को इसेंशियल नहीं मानेंगे? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इसेंशियल किसी को बोल रहे हैं तो कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए अपने पास में। अगर अपने पास में कोई क्राइटेरिया ही नहीं है और ऐसे इसेंशियल नॉन इसेंशियल बोल रहे हैं तो ये तो बात सही नहीं है। तो इसेंशियलिटी के क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन से मिनरल को इसेंशियल बोले और कौन से को इसेंशियल नहीं बोले, उसके बच्चों 3 क्राइटेरिया रखे गए। कितने क्राइटेरिया? 3। अब वो 3 क्राइटेरिया कौन कौन से, उनके बारे में बात करें। हटा दो नहीं है। देखो एनसीईआरटी के अंदर तो बाई डायरेक्शनल भी लिख रखा है, मल्टी डायरेक्शनल भी लिखा है, यूनि डायरेक्शनल भी लिख रखा है। बच्चे आप जहां पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ रहे हो, पूरा चैप्टर पढ़ना, पूरा मिल जाएगा आप लोगों को लिखा हुआ यूनि डायरेक्शनल भी, बाई डायरेक्शनल भी और मल्टी डायरेक्शनल भी। अब ये मत बताओ कि एनसीईआरटी के अंदर कहाँ लिखा हुआ है, शायद आप तो पहली बार पढ़ रहे हो गया। जिस दिन आप लोगों को ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाना स्टार्ट किया था उस दिन मैंने मूवमेंट बताई थी फ्लोएम की, बताई नहीं बताई? और फिर आपको मैंने ये बोला था कि बच्चे आपको अलग अलग जगह एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग पॉइंट लिखे हुए मिलेंगे। एक जगह यूनि डायरेक्शनल लिखा हुआ मिलेगा, एक जगह बाई डायरेक्शनल और एक जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा? मल्टी डायरेक्शनल। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो 3 जगह 3 पॉइंट लिखे हुए मिलेंगे। अब कोई स्टूडेंट एक जगह लिख लेता, पढ़ लेता है बाई डायरेक्शनल, फिर वो ये नहीं देखता है कि कहीं और कुछ भी लिखा हुआ है क्या, लेके आ जाता है सर ये तो बाई डायरेक्शनल लिख रखा। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि एलिमेंट और एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, या फिर बोलो डायरेक्टली
रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए ग्रोथ के लिए एंड बच्चे रिप्रोडक्शन के लिए। अगर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो मिनरल, तो बच्चों उस मिनरल को क्या बोला जाएगा? इसेंशियल। अगर हम उस मिनरल को प्लांट को नहीं दे, उस मिनरल को अगर प्लांट को नहीं प्रोवाइड करें और अगर ग्रोथ रुक जाती है, तो हम बोलेंगे वो क्या है? इसेंशियल। अगर ग्रोथ रुक गई तो क्या बोला जाएगा? इसेंशियल। अगर कोई मिनरल है वो हम नहीं दे रहे हैं प्लांट को, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तब भी क्या बोला जाएगा? इसेंशियल। लेकिन कई मिनरल ऐसे हैं जिनको देने और नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन पे, तो उस एलिमेंट को हम इसेंशियल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉन इसेंशियल। अरे क्लियर है? फर्स्ट क्राइटेरिया समझ में आ गया आपको? यानी एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। जब रिप्रोडक्शन यानी जब वो एलिमेंट प्लांट को मिलेगा, तभी वो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का मतलब क्या है? क्या रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर पाएगा? लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा तो उसके अंदर क्या बनेंगे बच्चे? फ्लावर। फ्लावर के बाद में उसके अंदर जब फ्लावर बनने के बाद में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनेगा बच्चे? उसके अंदर फ्रूट। यस और नो? और फ्रूट बनेंगे तो उसके अंदर क्या बनेंगे? सीड। सीड का फिर से क्या होगा? डिस्पर्जन। क्या न्यू प्लांट बनेगा? यानी अगर कोई प्लांट है, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए अगर रेस्पॉन्सिबल है मिनरल, तो उस मिनरल को क्या माना जाएगा? इसेंशियल। यानी डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल हो किसके लिए बच्चे? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के अंदर जो यूज में आएंगे उनको क्या बोला जाएगा बच्चे? अरे बोलो, इसेंशियल या नॉन इसेंशियल? इसेंशियल। सेकंड सेकंड क्राइटेरिया बताया गया कि अगर कोई मिनरल हो, तो ये सारे के सारे जितने भी मिनरल हैं और इसेंशियल हैं, तो वो स्पेसिफिक होंगे। क्या होंगे? स्पेसिफिक। यानी जो भी मिनरल इसेंशियल होगा वो क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक मींस क्या है? यानी इस मिनरल को किसी अदर मिनरल से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मैंने बोला किसी मिनरल की डेफिशिएंसी होगी प्लांट में, जैसे हम बोले थे सोडियम की क्या होगी? डेफिशिएंसी। या फिर हम बोले कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। किसकी डेफिशिएंसी होगी? कैल्शियम। कैल्शियम की प्लांट बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको नाइट्रोजन देके उस डेफिशिएंसी को बच्चे क्या कर देते हैं? रिप्लेस। तो बताओ, क्या कैल्शियम को हम इसेंशियल मानेंगे? नहीं। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई तो कोई सा भी मिनरल दे दें हम, वो डेफिशिएंसी बच्चे दूर नहीं होगी। अगर दूर नहीं होगी तो हम बोलेंगे क्या है? कैल्शियम स्पेसिफिक एलिमेंट है। अगर स्पेसिफिक एलिमेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चे? इसेंशियल। यानी उस एलिमेंट को हम इसेंशियल मानेंगे जिस एलिमेंट को हम किसी अदर एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर रिप्लेस नहीं किया जा सकता तो उसको क्या माना जाएगा? इसेंशियल। थर्ड थर्ड बच्चों, ये बताया गया है कि मिनरल्स जो डायरेक्टली मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। किसके अंदर? मेटाबॉलिक रिएक्शन। डायरेक्टली अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो उस मिनरल को क्या बोला जाएगा? इसेंशियल। अगर हम उस मिनरल को प्लांट को नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो प्लांट के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन रन नहीं होगी और हमें क्लियर कट उसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है तो उसको भी क्या माना जाएगा? इसेंशियल। तो बताओ कितने क्राइटेरिया बताए गए? 3। फर्स्ट, अगर सुनो पूरी बात, अगर प्लांट उस प्लांट की ग्रोथ के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो क्या मानेंगे? इसेंशियल। अगर मिनरल को हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं दूसरे मिनरल से तो क्या मानेंगे? इसेंशियल। और अगर डायरेक्टली मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व हो तो भी क्या मानेंगे? इसेंशियल। अरे ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर क्राइटेरिया तो पता चल गया कि कौन से को इसेंशियल मानना और कौन से को इसेंशियल नहीं मानना, लेकिन हम ये पता कैसे लगाएंगे कि ये इसेंशियल है या फिर नहीं है? इसेंशियल है या नहीं है क्राइटेरिया तो पता है, लेकिन किसी ना किसी मेथड से तो पता लगाया जाता होगा कि इसेंशियल है या फिर नहीं है। यानी इसको प्लांट की डायरेक्टली मेटाबॉलिक रिएक्शन में मिनरल यूज में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है या फिर नहीं है, रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है या फिर नहीं है, क्या इसको अदर से रिप्लेस किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। ये भी सब पता लगाने के लिए कोई ना कोई टेक्निक तो होगी। टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम बचे हाइड्रोफोनिक टेक्निक। क्या नाम बचे? हाइड्रोफोनिक टेक्निक।
हाइड्रोफोनिक टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है? हाइड्रोफोनिक टेक्निक के अंदर बच्चे उस प्लांट को ग्रो करवाया जाता है विदाउट सोइल। अगर विदाउट सोइल अगर प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं तो उस टेक्निक को क्या बोला जाएगा? हाइड्रोफोनिक्स। याद रखना, हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक के अंदर प्लांट को विदाउट सोइल ग्रो करवाया जाता है। आप बोलोगे कि मिनरल भी नहीं देंगे, वाटर भी नहीं देंगे? दोनों देंगे, मिनरल्स भी देंगे, वाटर भी देंगे, लेकिन बच्चों उसको सोइल के अंदर ग्रो नहीं करवाएंगे। अगर सोइल में ग्रो नहीं करवाएंगे तो फिर कहां करवाएंगे? बच्चों एक पॉट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पॉट। तो ये ले लिया पॉट। इस पॉट में यहां पर लगा रहे हैं एक प्लांट। सुनिए, ये हाइड्रोफोनिक टेक्निक हमने डेवलप की है। इस हाइड्रोफोनिक टेक्निक को डेवलप करने के लिए हमने लिया एक पॉट। इस पॉट के अंदर हमने बच्चों एक प्लांट लगाया है, लेकिन ध्यान रखना पॉट के इनसाइड सॉइल नहीं है। बच्चे प्लांट जब हमने फिक्स किया तो साथ में ही हमने एक फनल लगाया है। साइड में क्या लगाया है? फनल। और एक साइड में रखी एक ट्यूब जिसको क्या बोला जाता है? एरेटिंग ट्यूब। अब हमें जैसे पता लगाना है कि 17 मिनरल में से कौन सा इसेंशियल है या फिर नहीं है, तो उस मिनरल को इस सॉल्यूशन में नहीं रखेंगे, बाकी सभी मिनरल्स को इस सॉल्यूशन में रखेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं कोई सा भी आप इसेंशियल एलिमेंट का नाम ले लो, कोई सा भी एक। जैसे हम बोल रहे हैं क्या, कार्बन को छोड़ो, कार्बन के अलावा बोलो आप। चलो कैल्शियम लेते हैं। क्या लेते हैं? कैल्शियम। चलो मैग्नीशियम लेते हैं, आपकी बात रखते हैं। और क्या लेते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लेते हैं और मैग्नीशियम इसेंशियल है या नहीं है उसका पता लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन के अंदर पहली बात तो प्यूरिफाइड वाटर रखा है। कौन सा? प्यूरिफाइड वाटर। और प्यूरिफाइड वाटर के अंदर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बनाऊंगा मिनरल्स का। जो बच्चों मोर अमाउंट में चाहिए उन मिनरल्स को मोर अमाउंट में ऐड करूंगा, जो लेस अमाउंट में चाहिए उनको लेस अमाउंट में ऐड करूंगा। यानी मैक्रो और माइक्रो का बड़ा ध्यान रखा जाएगा। और वहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर हम एब्सेंट क्या रख रहे हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एब्सेंट रख के बच्चे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। अब सॉल्यूशन फिल करने के बाद में इस प्लांट को सारे मिनरल मिल रहे जो इसेंशियल है, एक को छोड़ के, वो कौन सा? मैग्नीशियम। और बच्चों इसको वाटर भी मिल रहा है, तो क्या ये ग्रोथ करेगा? कर रहा है, अभी तो कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब इफेक्ट पड़ना स्टार्ट होगा, अभी तो मैग्नीशियम था इसलिए कर रहा है। अब बच्चों मैग्नीशियम इसको नहीं मिल पा रहा है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो अब क्या धीरे धीरे इसकी ग्रोथ बच्चे रुक जाएगी और इसके अंदर बहुत सारे डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिलेंगे। अगर डेफिशिएंसी सिम्टम आ गए हैं
और इसकी ग्रोथ और ग्रोथ रुक गई है, रिप्रोडक्शन रुक गया है, तो मैं चाह रहा था कि मैग्नीशियम, उस मैग्नीशियम को किसी अदर से रिप्लेस कर दे, तो मैंने कोई XYZ और मिनरल इसके अंदर ऐड कर दिया। और मैं ये चाह रहा था कि जो डेफिशिएंसी यहाँ पे बनी है उस डेफिशिएंसी को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। लेकिन वो डेफिशिएंसी बच्चों रिमूव नहीं हुई, यानी अदर एलिमेंट से ये एलिमेंट रिप्लेस नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ और ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है तो बताओ क्या बोले, इसेंशियल या नॉन इसेंशियल? इसेंशियल। ठीक है जी। इसके अलावा इस टेक्निक से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से एलिमेंट की मोर रिक्वायरमेंट है और कौन से की लेस है। धीरे धीरे बच्चे कंसंट्रेशन वाइज ऐड करते रहेंगे मिनरल्स को। अगर मोर रिक्वायर्ड है तो इसके अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिलेगी, और अगर कम कम हम एलिमेंट दे रहे हैं और अच्छे से काम कर रहा है तो हम बोलेंगे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए कम है, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, माइक्रो। और जो बच्चों ज्यादा चाहिए होगा उसको क्या बोल दिया जाएगा, मैक्रो। अरे ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जब ये फोटो आती है सामने तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस बनते हैं तो कौन कौन से? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इस एरेटिंग ट्यूब का क्या काम है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि एरेटिंग ट्यूब का क्या काम है। देखो बच्चों, यहां से हमने इस पोर्ट को ऊपर से टाइटली क्लोज कर रखा है। टाइटली क्लोज क्यों कर रखा है उसका भी रीजन बताएंगे। पहली बात तो टाइटली क्लोज कर रखा है, अगर टाइटली क्लोज कर रखा है तो ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन भरा है, सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो रूट है वो रूट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी। अगर नहीं कर पाएंगी तो फिर बच्चे रूट है वो मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगी तो फिर हम जो चेक करना चाह रहे हैं वो तो चेक नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से कोई और ही इफेक्ट देखने को मिलेगा इसको। तो हम बाहर से क्या दे रहे हैं इसको, एयर। एयर दे रहे हैं तो किसकी हेल्प से, एरेटिंग ट्यूब से। एरेटिंग ट्यूब से जब एयर देंगे तो बच्चे रूट ऑन रूट को प्रॉपर एयर मिलेगी। अगर प्रॉपर एयर मिलेगी तो क्या रेस्पिरेशन प्रॉपर कर पाएगा? और बोलो अगला पॉइंट। आप बोलोगे सर ये कॉटन क्यों लगाई है जगह जगह? ये कॉटन इसीलिए लगाई है क्योंकि ये बच्चे सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन किसी बैक्टीरिया फंगस से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको ओपन रख देते हैं तो हो सकता है सॉल्यूशन के अंदर क्या ऐड हो जाए, बैक्टीरिया और फंगस। हम तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी चेक करना चाह रहे थे, वो बच्चों डिजीज कॉज कर देंगे और अदर ही इसके अंदर सिम्टम आ जाएंगे। अगर अदर ही सिम्टम आ गए तो फिर हम तो चेक तो कर रहे थे मिनरल डेफिशिएंसी की, या फिर मिनरल्स को चेक कर रहे थे कि कौन सा इसेंशियल है कौन सा नॉन इसेंशियल, और इसके अंदर डिजीज किसकी देखने को मिलेगी, बैक्टीरिया और फंगस की। तो हम उस बैक्टीरिया और फंगस की डिजीज को भी हो सकता है कि डेफिशिएंसी मान ले किसकी, मिनरल्स की। तो बैक्टीरिया और फंगस से बचाने के लिए कहां क्या लगा दिए जाते हैं, कॉटन। अगला, प्यूरिफाइड वाटर क्यों लेते? अगर नॉर्मल वाटर लेंगे तो नॉर्मल वाटर के अंदर क्या बैक्टीरिया और फंगस के जाने के चांसेस है, लेकिन प्यूरिफाइड वाटर के अंदर बच्चों बैक्टीरिया और फंगस के जाने के कोई चांसेस नहीं है। इसलिए कौन सा वाटर लिया जाता है, प्यूरिफाइड वाटर। अरे बोलो क्लियर है? जो भी बातें इसमें जो बताई गई हैं वो क्लियर है या नहीं है? अरे बोलो। अब देखो, हाइड्रोफोनिक टेक्निक के अंदर हम क्या करें, विद सॉइल ग्रो करवाएं प्लांट को या विदाउट सॉइल? विदाउट सॉइल। याद रहेगा बच्चों, आजकल फार्मर्स भी इस हाइड्रोफोनिक टेक्निक का यूज करके, इस हाइड्रोफोनिक टेक्निक का यूज करके बहुत सारे प्लांट को ग्रो करवाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कई बार, कई लोग तो छत के ऊपर भी आजकल सब्जियां उगा लेते हैं। वो कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, हाइड्रोफोनिक। हाइड्रोफोनिक टेक्निक का यूज करके बच्चे टोमेटो और कुकम्बर्स हैं, उनको हम प्रोडक्ट 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 उनसे कलेक्ट कर सकते हैं, यानी उनका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। कैसे किया जाता है, आपके एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दे रखा है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसके जस्ट पास में ही एक और डायग्राम बन रहा है आपकी एनसीईआरटी के अंदर और आपके मॉड्यूल के अंदर भी। जब आप देखोगे तो वहां पे एक बच्चे वाटर टैंक बना हुआ नजर आएगा साइड में, और इस वाटर टैंक के अंदर एक पंप लगा हुआ है, ये वाटर पंप है। और साथ में ही बच्चों एक पाइप लगा हुआ है बड़ा सा, उस पाइप के अंदर जगह जगह होल करके प्लांट लगाए गए। यस और नो? अब ध्यान रखना इस पाइप के अंदर भी सॉइल नहीं है, विदाउट सॉइल है। और जो बच्चों पंप, उस पंप से कनेक्टेड पाइप है, वो पंप वाला पाइप बड़े वाले पाइप के अंदर बच्चे क्या कर रहा है, ट्रांसफर। जब ट्रांसफर किया जा रहा है तो जो टैंक है उस टैंक के अंदर मिनरल्स का सॉल्यूशन बना दिया जाता है वाटर में, और फिर इस पंप को कर देंगे ऑन। और जो प्लांट ऑन प्लांट की जो रूट है वो रूट कहां पे प्रेजेंट रहेगी, जो बड़े वाले पाइप में, बड़ा वाला पाइप है ना उसके अंदर। अब जब बच्चों पानी फ्लो करेगा उसमें से तो उसके साथ में मिनरल भी क्या फ्लो करेगा, तो रूट और रूट मिनरल्स एंड वाटर को क्या करती रहेगी, एब्जॉर्ब।
और मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करती रहेगी तो उनको प्रॉपर मिनरल मिलेगा, प्रॉपर वाटर मिलेगा। तो बताओ क्या प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेंगे? और अगर प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? अच्छा। तभी बोला जाता है कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक से जो ग्रो करवाए गए प्लांट हैं उनके जो फ्रूट बनते हैं या फिर बोले उनके प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट प्योर होते हैं, उनके अंदर पेस्टिसाइड नहीं होते। इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि पेस्टिसाइड मिलाते ही नहीं। वो मिनरल्स एंड वाटर देख के ही बच्चे प्लांट को ग्रो करवा के उससे प्रोडक्शन लेते हैं। ये जो टैंक बना हुआ है इस टैंक को टाइम टू टाइम बच्चे क्लीन करना जरूरी है। अगर आपने टाइम टू टाइम इस टैंक को क्लीन नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस टैंक के अंदर फंगस एंड बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो जितने भी आप प्लांट ग्रो करवा रहे हो उनके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाएगा। हेलो, अरे समझ में तो आ रहा है क्या आपको? अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स। हटा दूं ये? वीडियो नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? के प्लस साइन कैसे करता है बच्चे? आपने स्टोमेटा क्लोजिंग ओपनिंग नहीं पढ़ी क्या? आप स्टोमेटा क्लोजिंग ओपनिंग जब समझाया था उस क्लास में थे क्या प्रेजेंट आप? जो पूछ रहा है के प्लस वाला, कल नहीं लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, डेल डेल थोड़ी ली जाती है। कभी कभार ली जाती है एक्स्ट्रा क्लास, क्यों ना? सही है ना, कभी कभी होनी भी चाहिए ना एक्स्ट्रा क्लास। है? है? अच्छा, ये बात है क्या? प्लांट, उस प्लांट के अंदर अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखेंगे तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे? क्या बच्चों प्लांट की मॉर्फोलॉजी में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स है? अरे बोलो, अगर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं इन प्लांट बॉडी के अंदर तो उनको क्या बोला जाएगा? डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब मिनरल्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी कब होगी बच्चों? जब मिनरल्स की कंसंट्रेशन क्या होने लगेगी? कम। अब आप बोलोगे मिनरल्स की कंसंट्रेशन कम ज्यादा कैसे डिसाइड करेंगे? बच्चों कोई भी मिनरल है, ऊपर देखो सारे, कोई भी मिनरल है, वो मिनरल आप जानते हो कितने मिनरल रिक्वायर्ड है प्लांट को? 70। ये इसेंशियल मिनरल्स है, ये इसेंशियल एलिमेंट्स है। अब इन इसेंशियल एलिमेंट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होगी? जो प्लांट बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड चाहिए, मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड चाहिए मिनरल की, उसको बोला जाता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्या बोला जाता है? क्रिटिकल कंसंट्रेशन। फिर से सुनिए, क्रिटिकल कंसंट्रेशन किसको बोला जाता है? प्लांट बॉडी को प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मिनरल एलिमेंट्स की जो रिक्वायर्ड मिनिमम कंसंट्रेशन है उसको क्या बोला जाता है? क्रिटिकल कंसंट्रेशन। जैसे हमने बोला कि एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम एलिमेंट है, उस मैग्नीशियम एलिमेंट की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 12 मिली मोल पर केजी। फॉर एग्जांपल लिया मैंने, कितनी है? 12 मिली मोल पर केजी। और वो 12 मिली मोल पर केजी से मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन क्या होगी प्लांट बॉडी में? कम। तो क्या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिलेंगे? यानी कोई भी एलिमेंट, वो एलिमेंट अपनी मिनिमम जितनी कंसंट्रेशन चाहिए उस कंसंट्रेशन से अगर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेंगे प्लांट बॉडी के अंदर? डेफिशिएंसी सिम्टम। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर प्लांट को प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मिनरल की रिक्वायरमेंट, उसको क्या बोला जाएगा? क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो कोई भी एलिमेंट, उस एलिमेंट की क्रिटिकल कंसंट्रेशन से एलिमेंट की कंसंट्रेशन अगर कम हो गई तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेंगे? डेफिशिएंसी सिम्टम। अब डेफिशिएंसी सिम्टम है, वो डेफिशिएंसी सिम्टम कैसे देखने को मिलेंगे? वो भी आगे 2 टाइप में डिवाइड किए गए। वो 2 टाइप में कैसे? ऑन द
बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब आप देखोगे तो एलिमेंट्स हैं आप लोगों को बच्चों टू टाइप के मिलेंगे। एक तो मिलेंगे मोबाइल, कौन से मिलेंगे? मोबाइल। और दूसरे मिलेंगे बच्चे इमोबाइल। मोबाइल और इमोबाइल का मतलब क्या है? मोबाइल हलो हलो वाला नहीं, मोबाइल का मतलब है मूवमेंट। और दूसरे होते हैं बच्चे जो मूवमेंट नहीं करते, यानी वन पार्ट टू अनदर पार्ट मूव नहीं होते, तो उनको तो क्या बोला जाएगा? इमोबाइल। और जो वन पार्ट टू अनदर पार्ट मूव होते हैं उनको क्या बोला जाएगा? मोबाइल। तो जो मोबाइल एलिमेंट है, उन मोबाइल एलिमेंट की वजह से सबसे पहले डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी बच्चे, वो देखने को मिलेगी ओल्ड टिश्यू के अंदर। किसके अंदर बच्चे? ओल्ड टिश्यू में। तो ये फर्स्ट अपीयर होता है, फर्स्ट अपीयर इन ओल्ड टिश्यू। और ये मोबाइल एलिमेंट होते कौन कौन से? मोबाइल एलिमेंट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से मिलेंगे बच्चे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। और नॉन मोबाइल है यानी इमोबाइल, इमोबाइल की आप लोगों को फर्स्ट टाइम डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, फर्स्ट अपीयर इन यंग टिश्यू। यंग टिश्यू के अंदर ये देखने को मिलेगी। और यंग टिश्यू के अंदर देखने को मिलेगी तो इमोबाइल एलिमेंट है। उसका एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल के अंदर दे रखा है कैल्शियम। क्या दे रखा है? कैल्शियम। ये कैसे यंग और ओल्ड के अंदर होगा ये समझ में आ गया आपको? चलो समझो। कई कईयों ने तो हामी भी बिगड़ दी। हाँ सर आ गया समझ, आ गया था ना? हाँ कैसे है बताओ? चलो समझते हैं अपन, सभी समझते हैं, मिलके समझते हैं, चलो ठीक है। ये ओल्ड लीफ है। क्या है? ओल्ड लीफ। अगर ओल्ड लीफ है तो क्या बच्चे ये ओल्ड टिश्यू है? अरे बोलो भाई, उसके अंदर जो सेल है वो ओल्ड है, और वो सेल अगर ग्रुप बनाएगी तो टिश्यू बनाएगी, तो ओल्ड टिश्यू आई या यंग टिश्यू? ओल्ड टिश्यू। ये बच्चों अभी नई नवेली लीफ बनी है, तो क्या इसको न्यू टिश्यू बोला जाए? ये क्या है? न्यू टिश्यू। प्लांट उस प्लांट के अंदर, ध्यान से सुने, प्लांट उस प्लांट के अंदर एक स्पेशल टाइप की कैपेसिटी रहती है। प्लांट को पता होता है कि जो ओल्ड टिश्यू हो गया है वो ओल्ड टिश्यू थोड़े दिन में ही अपना साथ छोड़ने वाला है। यानी जब भी लीफ ओल्ड होने लगती है तो लीफ बच्चों प्लांट बॉडी से अलग हो जाती है। अगर प्लांट बॉडी से अलग हो गई और उसके अंदर सारे मिनरल चले गए तो फिर प्लांट के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। बहुत बड़ा लॉस कैसे होगा? क्योंकि प्लांट के लिए सबसे पहला तो मिनरल बिग प्रॉब्लम रहती है। मिनरल सोइल के अंदर ही नहीं होते, बहुत कम होते हैं, और बहुत कम होते हैं, और बहुत मेहनत से वो एब्जॉर्ब करके ला रहा है। और फिर लीफ जो ओल्ड टिश्यू लेके जा रहा है मिनरल्स, और फिर से सोइल के अंदर चला गया, तो क्या फिर से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? तो फिर यहां पर प्लांट क्या करता है, जब भी कोई टिश्यू ओल्ड होने लगता है तो उस ओल्ड टिश्यू में से मिनरल्स को मूव करवाना स्टार्ट कर देता है। और मिनरल्स को मूव करवाना स्टार्ट करेगा कहां तक बच्चे? यंग टिश्यू में। यानी जो आप लोगों के सामने मैंने बताया कौन से बच्चे? मोबाइल। तो मोबाइल और मोबाइल एलिमेंट क्या होते हैं? ओल्ड टिश्यू से मूवमेंट करते हुए कहां तक चले जाते हैं बच्चे? यंग टिश्यू में। अगर मोबाइल है मूव करते हुए जा रहे हैं, यंग टिश्यू के अंदर चले गए, तो यंग टिश्यू के अंदर तो ओल्ड से आ गए वो मोबाइल एलिमेंट, लेकिन ओल्ड के अंदर उनकी क्या बन गई है? डेफिशिएंसी। यानी मोबाइल एलिमेंट जब ओल्ड से यंग में चले जाएंगे तो बच्चों वो एलिमेंट्स मोबाइल एलिमेंट्स है, वो मोबाइल एलिमेंट्स क्या ओल्ड टिश्यू के अंदर डेफिशिएट हो जाएंगे। लेकिन यंग टिश्यू है, न्यू टिश्यू है, तो उस न्यू टिश्यू को प्रॉपर वो एलिमेंट मिल रहे हैं। तो बताओ मोबाइल एलिमेंट्स की वजह से सबसे पहले डेफिशिएंसी किस में देखने को मिलेगी? ओल्ड या यंग? है? पक्का?
ठीक है। अब अगर बात करें हम इमोबाइल की, तो इमोबाइल एलिमेंट्स है, वो इमोबाइल एलिमेंट का आपके सामने जो एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल कौन सा दिया है? क्या कैल्शियम दिया है? ये कैल्शियम है। कैल्शियम बच्चे जो ओल्ड टिश्यू से मूव नहीं होता। अगर ओल्ड टिश्यू से मूव होके यंग टिश्यू में नहीं जाएगा, तो बताओ यंग टिश्यू के अंदर क्या कैल्शियम की डिमांड रहेगी? अगर बोलो। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैल्शियम है, कैल्शियम यहां से मूवमेंट क्यों नहीं कर पाता? आप सभी जानते हो कैल्शियम क्या करता है? क्या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की फॉर्म में, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की फॉर्म में मिडल लेमेला फॉर्म करता है। और मिडल लेमेला, इस मिडल लेमेला के अगर साथ में अटैच है कैल्शियम, तो बच्चे यहां से ये रिमूव होके नहीं जा सकता। अगर रिमूव होके नहीं जा सकता तो कैल्शियम यहीं पे रहेगा। तो मोबाइल रहेगा या इमोबाइल रहेगा? इमोबाइल। अगर इमोबाइल है तो ओल्ड टिश्यू के अंदर ही रहेगा। अगर ओल्ड टिश्यू के अंदर ही पड़ा है तो न्यू टिश्यू के अंदर बच्चे इमोबाइल एलिमेंट की क्या रहेगी? डिमांड। अगर डिमांड रहेगी तो न्यू टिश्यू के अंदर हम बोलेंगे इमोबाइल एलिमेंट्स की क्या रहेगी? डेफिशिएंसी। अरे बोलो, अब तो क्लियर है क्या पॉइंट? अरे बोलो, सभी को क्लियर है अच्छे से? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके सामने, और क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि मोबाइल एलिमेंट है, वो मोबाइल एलिमेंट प्लांट के कौन से पार्ट में मेजर डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं? ओल्ड टिश्यू में या यंग टिश्यू में? इमोबाइल। कौन से में? यंग में। याद रहेगा अच्छे से। चलो फिर एनसीईआरटी के रिगार्डिंग बात करते हैं। एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी बोलती है कि कैल्शियम एंड सल्फर, कैल्शियम एंड सल्फर दोनों क्या है? इमोबाइल। एनसीईआरटी बोलती है, उसकी बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी ये बोलती है कि कैल्शियम एंड सल्फर बोथ आर इमोबाइल। अगर ये बोलती है तो फिर क्वेश्चन आए तब क्या करना है? चलो क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इमोबाइल एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इमोबाइल एलिमेंट। और बच्चों इमोबाइल एलिमेंट है, उसके अंदर ऑप्शन कुछ इस टाइप से। फर्स्ट है कैल्शियम, सेकंड है सल्फर, थर्ड है नाइट्रोजन, और फोर्थ है मैग्नीशियम। अब बोलो क्या करोगे? हैं? पक्का? जब कैल्शियम एंड सल्फर दोनों में से एक को प्रायोरिटी देनी हो तो किसको देनी है? कैल्शियम। अब मैंने क्या किया, फोर्थ ऑप्शन हटा दिया और फोर्थ ऑप्शन की जगह दे दिया 1 and 2 बोथ। तो क्या टिक करना है? 1 and 2 बोथ। तो लिख देता हूं इधर साइड में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इमोबाइल एलिमेंट। इमोबाइल एलिमेंट कौन कौन से होंगे बच्चे? कैल्शियम एंड सल्फर। ऑनलाइन वाले समझ में आया बच्चों? ऑनलाइन वाले, अरे समझ में तो आ रहा है क्या? ठीक है। अब जब बच्चों डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो कौन कौन से हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये भी देखने पड़ेंगे। सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो डेफिशिएंसी के अलग अलग मैं आपको नेम बता रहा हूं। हटा दो ना ये। अब तो हटा दो। जब डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखते हैं तो एक बच्चों डेफिशिएंसी बनती है जिसका नाम क्या है? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होता है? अगर मिनरल्स और मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट पार्ट अगर येलोविश कलर की हो रहे, यानी प्लांट की लीफ अगर येलो कलर की हो रही है मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्लोरोसिस। आप लोगों को जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने बोला था एक पॉइंट, इटायोलेशन। अगर लाइट डेफिशिएंसी की वजह से अगर लीफ का कलर येलो हो रहा है तो क्या बोला जाता है? इटायोलेशन।
या फिर इसको ईटियोलेशन भी बोला जाता है। लेकिन बच्चे अगर मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से लीफ का कलर येलो बन रहा है तो क्या बोला जाएगा? क्लोरोसिस। बात आती है कि कौन कौन से मिनरल्स है जो जिनकी डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस हो सकता है। लिख रहा हूं। बोलो कौन कौन से? नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन। इनकी वजह से बच्चे क्या हो सकता है? क्लोरोसिस। अगर ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो तो डेफिशिएंसी कब होगी? जब क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम होगा एलिमेंट, तभी क्या डेफिशिएंसी होगी। और क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है? मिनरल की वो कंसंट्रेशन जो प्लांट उस प्लांट को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हो, उसी को क्या बोला जाएगा? क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगला है बच्चे नेक्रोसिस। कौन सा है? नेक्रोसिस। जब नेक्रोसिस होता है तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी से प्लांट के यंग पार्ट डेड होने लगते। यानी अगर यंग टिश्यू डेड होने लगा है तो क्या बोला जाता है? नेक्रोसिस। लेकिन यंग टिश्यू बच्चों डेड हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्या मिनरल डेफिशिएंसी? अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से यंग टिश्यू डेड हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस है, उस नेक्रोसिस किस किस की वजह से हो सकता है वो बता रहा हूं। क्या बच्चे? कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। उसके बाद में अगला आप लोगों को मिलेगा बच्चे डिले इन फ्लावरिंग। यही दिया हुआ है। एक और दिया हुआ मिलेगा आपको। कौन सा दे रखा है? पहले इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन पढ़ लो। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन और सेल डिवीजन को इनहिबिट करने वाले, यानी कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन हम कम कर देंगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से अगर कंसंट्रेशन कम देंगे तो फिर सेल डिवीजन को क्या कर देते हैं? इनहिबिट। तो वो कौन कौन से होंगे? अरे रुक जाओ, कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, यही है क्या? नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम, पोटेशियम एंड सल्फर। और उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल क्या है? डिले इन फ्लावरिंग। बच्चों अगर कुछ मिनरल ऐसे भी होते हैं जिनकी अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कम हो जाएगी प्लांट बॉडी में तो फ्लावरिंग क्या हो जाएगी? डिले, यानी लेट हो जाएगी फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को लेट कर देंगे तो क्या बोला जाएगा? डिले इन फ्लावरिंग। ये लो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम एंड सल्फर। ठीक है जी। याद कैसे रखेंगे? रटना है बैठ के। ठीक है, किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं। एक वो लिख रहा है बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हो, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं। मैं तो बस मिनरल्स का सपोर्टर हूं। ठीक है ना? तो ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हो। ठीक है ना? और आपके अकॉर्डिंग भी आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं है इन्हीं ट्रिक के ऊपर आप डिपेंडेंट रहो। अगर खुद बनाओगे तो अच्छा रहेगा, और अगर खुद नहीं बना पाओगे तो फिर ये है ही। अब सुनिए आगे कुछ और। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बच्चों इसेंशियल
है ही है, साथ में फ्रेमवर्क एलिमेंट होते हैं। कैसे एलिमेंट होते हैं? फ्रेमवर्क। जब आप पढ़ोगे और ये जब चैप्टर पूरा कंप्लीट करोगे तो उसके लास्ट में कुछ स्पेशल पॉइंट दिए गए, सम एक्स्ट्रा स्पेशल पॉइंट निकालो। हाँ रुक जाओ, एक ब्लैक कलर का बॉक्स बना रखा है, बना रखा है क्या? बिगनर बॉक्स फर्स्ट के बाद में, बिगनर बॉक्स फर्स्ट के बाद में, सॉरी, दे रखा है। ये आप आज घर जाके पढ़े, घर जाके इसको पढ़ना है। फ्रेमवर्क एलिमेंट बहुत सारे मिलेंगे इसके अंदर। इसके अलावा आप पीछे आइए, पीछे चलिए और चलिए पीछे, बस यहीं पे पेज नंबर 61, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। ये आप लोगों को पढ़ना है खुद को। देखो रोल है ना, वो सारे रोल आप पढ़ चुके हो। मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा तो वही घिसी पीटी बातें करूंगा मैं फिर से। मैं बोलूंगा नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। क्या प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है? अरे बोलो। मैं बोलूंगा न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। क्या आपने पहले ही पढ़ रखा है? मैं बोलूंगा क्लोरोफिल के लिए भी नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। मैं बोलूंगा मैक्सिमम मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन क्या रहता है? इन्वॉल्व। इसलिए बोला जाता है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की डिमांड प्लांट बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है जी। इसके अलावा जब आप बच्चों और पढ़ोगे तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के रिगार्डिंग बातें करेंगे तो वही कि ये एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज में आता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड के साथ में प्रेजेंट रहता है। यानी वही बातें की जाएगी जो आप पढ़ चुके हो। बस ओनली एक मिनरल आपने नहीं पढ़ा होगा, वो होगा बोरोन। कौन सा होगा? बोरोन। बोरोन के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कि वो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, सेल इनलोंगेशन करवाता है। इसके अलावा फ्लोएम और फ्लोएम के अंदर फूड का ट्रांसलोकेशन करवाने में हेल्प करता है। ये सारी बातें बताई जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ठीक है टाइम पास किया जाए, कर दूंगा टाइम पास। और अगर आप चाहते हो कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, देखो मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सारे बोल दूंगा, रटे रटाए 15-20 मिनट लगेंगे, बोल दूंगा। उससे कोई बेनिफिट निकलने वाला नहीं। आप पढ़िए खुद, डाउट हो आप मेरे पास आइए, मैं बता दूंगा आपको। डाउट डाउट बताने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। और उसके अंदर समझने वाली कोई चीज नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा बच्चे कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। आप जानते हो मिनरल्स आयोनाइज फॉर्म में क्या होंगे? एब्जॉर्ब। तो किस आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है वो ध्यान रखना आप लोगों को। अरे ठीक है। इसके अलावा जब आप लोगों को पहले पढ़ाए थे तो मैंने कुछ मिनरल्स के इंपॉर्टेंस बताए थे। जैसे मैंने वाटर स्प्लिटिंग बताई, तो वाटर स्प्लिटिंग के अंदर कुछ मिनरल्स बताए थे मैंने। मैग्नीज बताया था, कैल्शियम बताया था और क्लोरीन बताया था। मैंने बताया था कि वाटर स्प्लिटिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए जो मेनली रिक्वायर्ड है वो क्या है? मैग्नीज है। तो वही लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा जब आप पढ़ोगे क्लोरीन के बारे में तो क्लोरीन के लिए लिखा हुआ मिलेगा कि ये सेल के अंदर केटाइनिक एनाइनिक बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। पोटेशियम के लिए लिखा हुआ मिलेगा कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, साथ में ये केटाइनिक एनाइनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है। आप जब मैग्नीशियम के लिए पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा कि क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, और क्लोरोफिल का क्या है? स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। अरे बोलो। और भी बहुत सारे आप लोगों को उसके मैग्नीशियम के फिजियोलॉजिकल रोल मिलेंगे। तो आपको रोल है वो रोल देखने हैं। और ये सारी लाइनें किसकी हैं? एनसीईआरटी की। तो आप लोगों को पढ़नी जरूरी है, इसलिए पढ़े, आराम से पढ़े। ऐसे नहीं है कि एक दिन में, और सारे के सारे एक दिन में मत पढ़ना ही। अगर एक दिन में पढ़ोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा आपके, नीलवट्टा सन्नाटा हो जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। एक दिन में आप 2 या 3 जो मिनरल है वही पढ़े, और 2 और 3 मिनरल है उनको एकदम तैयार कर ले। और जब नेक्स्ट डे पढ़े आप तो नेक्स्ट 2 और 3 पढ़े, थर्ड सेकंड जितने भी आ रहे हैं वो पढ़े। उससे पहले आप जो आपने पहले दिन पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करें। अगर ऐसे करोगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने क्लास में अच्छे से सुन रखा है तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ ये इसका पार्ट होता है, हाँ ये इसका पार्ट होता है। रटने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर ज्यादा रट्टालोजी लगाई तो याद भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिक्स बड़े आसानी से होते हैं ये, इसका इसमें और इसका इसमें। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट।
ठीक है मैं बता दूंगा, फिर तो खुश हो। ठीक है बता दूंगा। ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं कि सर हमें याद अच्छे से हो जाएंगे, आप बता दोगे। ठीक है बता देंगे। फिर एक्स्ट्रा क्लास बुलाऊंगा मैं और। हाँ पोटेशियम को भी बच्चे मोबाइल में रखे, पोटेशियम भी मोबाइल है। NPK mg, NPK mg, ये सब मोबाइल होते हैं। एक्स्ट्रा क्लास में कब बुलाएंगे? जब मुझे लगेगा। बच्चे दे तो रखा है सल्फर के लिए, ओनली सल्फर के लिए पूछे कि मोबाइल हो इमोबाइल हो, ओनली सल्फर के लिए। तो सल्फर सल्फर को बोलना है, सल्फर के लिए पूछे। देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमोबाइल, और उसके अंदर कैल्शियम नहीं ओनली सल्फर है, तो फिर किसको टिक करेंगे? सल्फर को। लॉलीपॉप बात है। ठीक है। थैंक यू।